जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 एंजाइम्स। सो वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, अगर हम एमसीक्यूज की तरफ चलें तो पहला एमसीक्यू किया जा रहा है प्राइमरीली ऑल एंजाइम्स आर, कि सारे जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं। देखो, हमारे पास पीछे एक बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर था, उसमें बताया गया बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड्स। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सब के सब जो हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। यहाँ पर मैं आपको एक मकूला बोलना चाहूँगा, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, लेकिन इंटरेस्टिंगली ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स, कि सारे प्रोटीन्स एंजाइम्स नहीं होते, लेकिन सारे एंजाइम्स तकरीबन प्रोटीन्स ही होते हैं। राइट, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच बेस्ट डिफाइंस एन एंजाइम? एंजाइम की बेस्ट डेफिनेशन क्या होगी? देखो, बेस्ट डेफिनेशन क्या होगी देख लेते हैं। अ केमिकल दैट ब्रेक्स डाउन अ फूड, अ हार्मोन दैट रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म, अ प्रोटीन दैट स्पीड्स अप अ रिएक्शन, अ मॉलिक्यूल दैट स्टोर्स एनर्जी। देखो, एंजाइम कभी भी जो है वो एनर्जी स्टोर नहीं करता है, राइट? तो ये हम ऑप्शन नहीं ले सकते। अ केमिकल दैट ब्रेक डाउन ऑफ फूड, अब नो डाउट ब्रेक डाउन ऑफ फूड के लिए भी एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ सकती है, बिकॉज जो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स होते हैं उनको सिंपल करने के लिए वी नीड सम काइंड ऑफ एक्टिविटी जो एंजाइम्स करते हैं। हार्मोन दैट रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म, देखो एंजाइम्स हार्मोन्स नहीं होते, हार्मोन्स एक अलग कैटेगरी है, यू कैन नॉट टेक इट इन अ एंजाइमेटिक वे। तो रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, यू कैंट से दिस। अ प्रोटीन दैट स्पीड्स अप अ रिएक्शन, तो फिर एक प्रोटीन जो स्पीड अप कर रहा है रिएक्शन तो वो स्पीड डाउन भी कर सकता है, सिर्फ स्पीड अप कहना तो लीगल नहीं होगा ना। सो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। तो बच्चों देखो, इसमें अब क्या आप लोगे? हार्मोन्स दैट रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, ये एक लूजली बात रह जाएगी एंजाइम के लिए। केमिकल ब्रेकडाउन फूड ठीक है, लेकिन इतनी बेस्ट बात नहीं रहेगी एंजाइम के लिए। मॉलिक्यूल दैट स्टोर्स एनर्जी, ये तो बात बिल्कुल नॉनसेंस हो जाएगी। ये तो एटीपी मॉलिक्यूल होता है जो एनर्जी स्टोर करता है, और एनएडीएच और एफएडीएच मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो बहरहाल आई विल गो फॉर के अ प्रोटीन दैट स्पीड्स अप रिएक्शन, ये बेस्ट डिफाइनिंग वर्ड्स हैं। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है, व्हाट कैन हैपन इफ एन एंजाइम इज एक्सपोज टू टेम्परेचर दैट इज हायर देन द ऑप्टिमल टेम्परेचर। यानी क्या होगा अगर एक एंजाइम जो है वो एक्सपोज कर दिया जाए टू टेम्परेचर दैट इज हायर देन इट्स ऑप्टिमल टेम्परेचर। ठीक है, देखो एक एंजाइम को जो है आपने क्या किया, तो यहाँ पे डेफिनेटली एंजाइम जो है वो टेम्परेचर बढ़ गया है, तो डेफिनेटली इसको क्या हो सकता है, यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि एंजाइम को क्या होगा अगर उसका टेम्परेचर बढ़ जाए, ऑप्टिमल टेम्परेचर से भी ऊपर चला जाए। मोस्टली एंजाइम 37 डिग्री पे काम करते हैं, कोई 32 पे कर सकते हैं, कोई 35 पे कर सकते हैं। मतलब जो एंजाइम जिस टेम्परेचर पे काम करता है उसको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं, दैट इज ऑप्टिमल टेम्परेचर और ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो ये अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? याद रखो, एंजाइम्स अपना स्ट्रक्चर लूज कर देगा। प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर होता है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो उसका स्ट्रक्चर डीनेचर्ड हो जाता है। तो लिहाजा हम क्या कहेंगे यहाँ पर, दैट एंजाइम एक्टिविटी विल इंक्रीज, ओके, एंजाइम शेप विल चेंज पोटेंशियली रिड्यूसिंग इट्स एक्टिविटी। क्या ख्याल है, एंजाइम की शेप क्या होने लग जाएगी? चेंज होने लग जाएगी। एंजाइम विल स्पीड अप द रिएक्शन एंड रिमेन स्टेबल, ऐसा कभी भी नहीं होगा। एंजाइम विल बिकम अ सबस्ट्रेट इटसेल्फ, एंजाइम सबस्ट्रेट खुद बन जाएगा, तो ऐसा भी नहीं होता। So enzyme shape will change and it will reduce its activity, अपना काम करने की सलाहियत को कम कर देगा और अपनी शेप को क्या कर लेगा? चेंज कर लेगा। So ये इसका आंसर रहेगा थर्ड का, which is option number B. So let's move toward question number 4. Enzymes are specific in their action because, so their activity sites fit specific substrate। मतलब enzyme specific होते हैं, action में क्यों specific होते हैं? Because their active sites fit specific substrates, they are always proteins, they are consumed in reactions, they work only at high temperatures। ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो सकता है? तो बेटा इसका जवाब होगा their active sites fit specific substrates, यानी जो इनकी एक्टिव साइट्स होती हैं वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट में जाकर फिट हो जाती हैं। सो उसके बाद आता है हमारे पास 5वें नंबर पे प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स क्या होते हैं? रिक्वायर्ड बाय ऑल एंजाइम्स। प्रोस्थेटिक ग्रुप समझ लें कि कुछ जिस तरह ये सबस्ट्रेट है, ठीक है, और ये एंजाइम है नीचे लगा हुआ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है, इसके साथ कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप आके लगेगा।
तो फिर ये सिस्टम जो है वो काम करेगा। तो लिहाजा आपको एक्टिव साइट के ऊपर जो है फिट होना होता है, और उसके बाद एंजाइम्स का एक स्पेसिफिक वर्किंग फिनोमिना है, वो किस पे डिपेंड करता है, एक्टिव साइट के ऊपर। और फिर मैं बात कर रहा था आपसे कि प्रोस्थेटिक ग्रुप्स क्या होते हैं। तो ये बेसिकली लूजली अटैच विद एंजाइम्स होते हैं, टाइटली बाउंड टू द एंजाइम्स होते हैं, या प्रोटीन इन नेचर होते हैं, या रिक्वायर्ड बाय एंजाइम्स होते हैं। तो बेटा याद रखिएगा ये टाइटली बाउंड टू एंजाइम्स होते हैं। जैसे हीम ग्रुप नहीं होता है, जिस तरह आपको पता है हीमोग्लोबिन, तो इस तरह एक हीम ग्रुप होता है। हीमोग्लोबिन तो प्रोटीन है ना, हीम एक ग्रुप है जो ग्लोबिन के साथ अटैच है। हीम टाइटली बाउंड ही रहता है ग्लोबिन के साथ। इस तरह वो एंजाइम को भी रिक्वायर्ड होता है समटाइम्स। एंजाइम्स के लिए हीम ग्रुप जो है वो क्या होगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा। जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होते हैं, टाइटली बाइंड विद द एंजाइम्स होते हैं। एग्जांपल में विटामिन आ जाते हैं, हीम ग्रुप आ जाता है, अभी जो मैं बात कर रहा था, और बायोटिन्स आ जाते हैं। ठीक है, इसमें कोएंजाइम्स भी होते हैं, जो NADPH और NAD। तो ओवरऑल ये बातें बात की हैं। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन आ जाता है जी, हाउ डज इंक्रीजिंग टेम्परेचर अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो याद रखो, इंक्रीज एक्टिविटी टू अ पॉइंट, ऑलवेज डिक्रीज एक्टिविटी मेक्स एंजाइम नॉन फंक्शनल, नो इफेक्ट ऑन एंजाइम। यानी कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, याद रखो टेम्परेचर बढ़ाने से ये फ़र्क पड़ता है कि आहिस्ता आहिस्ता तो पहले जो है एंजाइम एक ऑप्टिमम रेंज पे होता है ना। जैसे लेट्स से दैट ये है 37 डिग्री पे एंजाइम काम कर रहा है, मैक्सिमम काम कर रहा है, ये इसका रेट है। लेकिन जैसे ही अब आप 37 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाओगे या कम करोगे, ये सॉरी ये बर्ड है ना, 40 से आगे जा रहे हो, ये बर्ड है, तो लिहाजा टेम्परेचर और बढ़ाओगे तो ये इसकी एक्टिविटी क्या होती जा रही है, डाउन। और देखो 45 डिग्री पे बिल्कुल ही रेट ज़ीरो हो गया, यानी कि एक्टिविटी बिल्कुल क्या होगी, ख़त्म हो गई है। सो हाउ डज इंक्रीजिंग टेम्परेचर अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी, तो मेक्स एंजाइम नॉन फंक्शनल। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन किया जा रहा है, हाउ डज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स अफेक्ट एंजाइम एक्शंस। ठीक है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो हैं वो कैसे अफेक्ट करते हैं एंजाइम एक्शन पे। तो प्यारे बच्चों, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या होते हैं कि ऐसे इनहिबिटर जो एंजाइम रिजेंबल द एंजाइम सबस्ट्रेट, ऐसा लगता है कि जैसे ये सबस्ट्रेट जो है ये एंजाइम है और सबस्ट्रेट है, तो ये बेसिकली सबस्ट्रेट नहीं है, ये एक ऐसा पार्टिकल है जो सबस्ट्रेट की तरह लगता है। ठीक है, सो दे compete with the substrate to attach to active site to enzyme. When the inhibitor is attached to the active site, it blocks it and does not allow the substrate to attach. जब आ जाएगा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर तो ये अटैच हो जाएगा। तो जब लेट्स से दैट ये जो मैं बना रहा हूँ, अब ये वाला जो सबस्ट्रेट है, ये कौन सा सबस्ट्रेट है, ये असली सबस्ट्रेट है। ठीक है, ये ओरिजिनल है और ये एक फ्रॉडिया सबस्ट्रेट है। ये इसने क्या करना है, एक्टिव साइट पे जाके I'm using a really loose word, fraudia. Just pardon me for this. तो अब क्या होता है कि ये सबस्ट्रेट जो है वो आकर अटैच हो जाता है, और ये जो है हमारे पास सबस्ट्रेट फिर कहता है कि भैया मैं कहाँ जाऊँ, बिकॉज ये जो जाली सबस्ट्रेट है ये जाके अटैच हो चुका हुआ है। सो दिस इज़ कॉल्ड इनहिबिशन, क्योंकि एंजाइम अब अपना काम नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसके पास एक जाली यानी कि एक ऐसा सबस्ट्रेट लग चुका हुआ है जो कि नहीं लगना चाहिए था, और जो असली सबस्ट्रेट है उसको अब मौका नहीं मिल रहा जाकर एंजाइम पे काम करने का। सो दिस इज कॉल्ड कंपटीशन, यानी कि असली और नकली में आपस में कंपटीशन था, जिसमें आपको क्या लग रहा है कौन जीता है, जो नकली वाला है वो जीत गया है। सो दिस इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, यानी कि इनहिबिशन मीन एंजाइम की वर्किंग को रोक दिया गया है। एग्जाम्पल कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आर एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स भी जाके धोखा देती हैं बैक्टीरिया के एंजाइम्स को, और फिर बैक्टीरिया बेचारा डेड हो जाता है, उसको बेचारे को पता ही नहीं लगता ये क्या हो गया मेरे साथ। सो द एंटीबायोटिक्स मॉलिक्यूल्स कंपेयर विद द सबस्ट्रेट विद द बैक्टीरियल एंजाइम्स, दे अटैच टू द बैक्टीरियल एंजाइम्स एंड इनहिबिट देम, उनके काम करने को वो रोक देते हैं। तो बेटा यहाँ पे अब अगला सवाल है जी, हाउ डज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स अफेक्ट एंजाइम एक्शन। तो इसका जवाब क्या लिखा कि अटैचेस विद द सबस्ट्रेट, changes the enzyme shape, attached to block the active site, blocks the cofactors। तो उसका आंसर क्या होगा, एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देते हैं। सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद एंजाइम वर्क्स, सबसे अच्छा एंजाइम काम करता है 7.4 पर। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि
एंजाइम 7.4 पे अच्छा काम कर रहा है, इट्स गुड, लेकिन सारे एंजाइम 7.4 पे काम नहीं करते। कुछ एंजाइम्स होते हैं जो एसिडिक मीडियम में काम करते हैं, कुछ बेसिक मीडियम में काम करते हैं। तो सारे एंजाइम की एवरेज बात करें तो ये हो रही है। मतलब फ़िलहाल वो कोई सारों की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है एक एंजाइम है, कोई XYZ किसी जगह पे कोई एंजाइम रहता है, वो 7.4 पे अच्छा काम करता है। सो इट्स प्लेस्ड इन एसिडिक सॉल्यूशन, उसको एसिडिक सॉल्यूशन में डाल दिया, उसका pH 4 था। हाउ इट इफेक्ट द एंजाइम? अब तुम बताओगे अगर pH 4 है और वो 7.4 पे काम करते हैं, थोड़ा सा बेसिक मीडियम में, ज़रा सा बेसिक मीडियम में काम करता है, 7 से आगे बेसिक आ जाती है ना। तो अब मुझे ये बताओ कि भाई एंजाइम कैसा काम करेगा उसको मैं 4 में डाल दूँ? कोई काम ही नहीं करेगा, क्योंकि वो 7.4 पे काम करता है सही, उसका ऑप्टिमम pH 7.4 है। तो बेटा यहाँ पर हम लेंगे द एक्टिव साइट विल बी मॉडिफाइड रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट बेंडिंग, कि जो एक्टिव साइट है वो मॉडिफाई हो जाएगी। द एंजाइम विल कैटलाइज रिएक्शन फास्टर ड्यू टू द इंक्रीज्ड H+ आयंस। द एंजाइम विल गेन एडिशनल एक्टिव साइट्स। द सबस्ट्रेट विल बिकम इनएक्टिव इन एसिडिक एनवायरनमेंट। हाँ जी, द सबस्ट्रेट विल बिकम इनएक्टिव इन एन एसिडिक एनवायरनमेंट। यही सबसे हमारी बातों का बेस्ट ऑप्शन है। सो हमारी बातें जो हैं वो आपको बता रही हैं कि ये आंसर होगा सही, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी प्यारे बच्चों। उसके बाद हम सेकंड क्लास MCQ की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ ट्रू अकॉर्डिंग टू द इंड्यूस फिट मॉडल ऑफ एन एंजाइम एक्शन। यानी कि आपको पता है कि लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल एंजाइम्स के काम करने के लिए दिए गए, तो क्या सच है इंड्यूस फिट मॉडल को लेकर? एंजाइम एक्टिव साइट चेंजेस शेप टू बेंड द सबस्ट्रेट, के जो इंड्यूस फिट मॉडल में ये होता है कि एंजाइम अपनी एक्टिव साइट को चेंज करता है, सबस्ट्रेट चेंजेस शेप, सबस्ट्रेट चेंज करता है अपनी एक्टिव साइट में जाने के लिए खुद को। नो शेप चेंजेस अकर इन एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट, कोई शेप चेंज नहीं होती ना एक्टिव साइट की ना सबस्ट्रेट की, ये बात तो गलत है वैसे। सबस्ट्रेट अटैचेस द एंजाइम एट द साइट अदर देन एक्टिव साइट, सबस्ट्रेट जो है वो एक्टिव साइट के अलावा कहीं जाकर चिपक जाता है, ये भी बात गलत है। तो इन दो बातों में आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। तो बेटा ये कॉस्टलैंड ने डेनिन कॉस्टलैंड मॉडल दिया था, इसमें यह था कि अमेरिकन बायोलॉजिस्ट था, उसने 1958 में बात की थी। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज़ नॉट रिजिड। एक्टिव साइट कोई ऐसी नहीं है कि बस एक ही तरह की शेप होती है उसकी। When substrate interact with the enzyme, it active sites reshape to perform its function. देखो अब जब सबस्ट्रेट आ रहा है, ये वाला आ रहा है, तो उसकी एंजाइम की तो एक्टिव साइट की शेप इस तरह की है, लेकिन फिर एंजाइम कहता है भाई मैं खुद को चेंज कर लेता हूँ, तू मेरे अंदर आके फिक्स हो जा। तो फिर आगे फिक्स हो जाता है और फिर वो सबस्ट्रेट को ब्रेक करके दो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देता है। यानी इंड्यूसली फिट होता है ये खुद को अपनी शेप को एक्टिव साइट को चेंज करता है ताकि एंजाइम आकर उसके ऊपर अटैच हो जाए। तो लिहाजा इसका जवाब हम लेंगे एंजाइम एक्टिव साइट चेंजेस शेप टू बेंड द सबस्ट्रेट। सो ए ऑप्शन इज अ वेरी बेस्ट ऑप्शन एंड राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद है जी व्हाट इज ट्रू अबाउट द ऑप्टिमम पीएच वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। लो जी, अब आपके पास मुख्तलिफ एंजाइम्स के नाम आ रहे हैं और उनका ऑप्टिमम पीएच पूछा जा रहा है। पेप्सिन वर्क इन लो पीएच। पेप्सिन आपको पता है कि प्रोटीन डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, उसको लो पीएच पे ही काम करना चाहिए मेरी थिंकिंग के लिहाज से। व्हाइल ट्रिप्सिन वर्क्स इन अ हाई पीएच। अब अगर ट्रिप्सिन बेसिक एंजाइम है और ये बेस में काम करने वाला है तो ये बात सही है। बोथ वर्क एट हाई पीएच, ठीक है, बोथ वर्क एट लो पीएच। पेप्सिन वर्क एट हाई पीएच वाइल ट्रिप्सिन वर्क एट लो पीएच। तो ट्रिप्सिन, तो मेरे ख्याल में पहला ऑप्शन सही है क्योंकि पेप्सिन जो है वो लो पीएच पे काम करता है और ट्रिप्सिन जो है वो हाई पीएच पे काम करता है। सो ए ऑप्शन इज़ अ राइट। पेप्सिन और ट्रिप्सिन का मुकाबला था, इन्होंने यहाँ पेप्सिन ट्रिप्सिन तो बोले ही नहीं। ये डाइजेस्टिव के आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करने वाले एंजाइम है, ठीक है, ए ऑप्शन राइट। तो अब चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ और इनके आंसर्स निकालते हैं और फिर चलेंगे हम आंसर इन डिटेल की तरफ, ठीक है। सो GS अकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ रहिएगा, इसको भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो बिल्कुल माइनर सी अमाउंट पे करके आप नोट्स हासिल कर सकते हैं। तो अभी दिए गए नंबर पर रब्ता करें जो स्क्रीन पे आ रहा था या डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अपना ख्याल रखें, दूसरों के साथ अच्छा सलूक करें। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you for watching GS Academy.